सियन एकदम कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि बैरियर आर्ट्स तो हमेशा से सिर्फ बचाव और डिफेंस के लिए यूज होती है, तो वो मेरी ताकत कैसे बढ़ाएगी। ये सुनकर एरिका एक बहुत ही फैंसी और डार्क ब्लैक कलर का इनविटेशन कार्ड निकालती है। वो एक बहुत ही रहस्यमयी स्माइल के साथ कहती है कि ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम उस टेक्निक का यूज कैसे करते हो। ये साबित करने के लिए वो अपनी पावर रिलीज करती है, और उसी पल उसके चारों तरफ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैजिक सर्कल और अजीब सी रून्स की जंजीरें हवा में बनने लगती हैं। ये नज़ारा उसकी फैमिली की बहुत ही एडवांस और सोफिस्टिकेटेड बैरियर टेक्निक का एक छोटा सा ट्रेलर था। वो उस इनविटेशन कार्ड को ली सियून के हाथ में थमा देती है और उसे सीधा चैलेंज करती है कि अगर हिम्मत है तो इसे तोड़ कर दिखाओ। ली सियून अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन वो कागज का टुकड़ा एकदम लोहे जैसा सख्त हो चुका था। वो टस से मस नहीं हो रहा था। ली सीन तुरंत अपना दिमाग दौड़ाता है और उस मैजिक को एनालाइज करने लगता है। वो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल हार्डनिंग मैजिक नहीं है। वो उस पूरी टेक्निक की जड़ तक पहुंच जाता है। वो कहता है कि अच्छा, तो ये बात है। ये ऑब्जेक्ट नॉर्मली तो एकदम सॉफ्ट रहता है, लेकिन जैसे ही इस पर कोई बाहरी फोर्स या अटैक होता है तो ये उसी पल एकदम पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। ली स्यून के चेहरे पर एक बहुत ही सेटिस्फाइड स्माइल आ जाती है। वो कहता है कि ये टेक्निक तो मेरी ब्लैकस्मिथिंग के उन बारीक कामों के लिए एकदम 100% परफेक्ट है। एरिका बहुत ही प्राउड फील करते हुए स्माइल करती है और कहती है कि लेकिन ये इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्निक है कि इसे सीखने के लिए तुम्हें पक्का किसी प्रोफेसर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। जब ली सेन उस कार्ड को गौर से देख रहा था तो उसे लगता है कि ये मैजिक वाला पैटर्न उसने पहले भी कहीं देखा है। एरिका बहुत ही घमंड से बताती है कि बैरियर आर्ट्स का जो मेन प्रोफेसर है वो मेरी फैमिली का ही एक दूर का रिश्तेदार है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उससे सेटिंग करवा सकती हूँ। वो अपनी बात मनवाने के लिए कोई डील करने ही वाली थी कि तभी एक बहुत ही भयंकर आवाज आती है, कड़क। और वो बैरियर जो उस कार्ड पर लगा हुआ था वो शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो जाता है। ली स्यून ने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उसकी फैमिली की उस सदियों पुरानी और कॉम्प्लेक्स टेक्निक को डिकोड करके पूरी तरह से तबाह कर दिया था। ली स्यून एकदम मजे लेते हुए बड़बड़ाता है कि अच्छा, तो ये था तुम्हारा वो महान मैजिक। उसे सब कुछ समझ आ चुका था। उधर एरिका की तो आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वो एकदम शॉक में फ्रीज हो चुकी थी। उसे अपने कानों और आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस लड़के ने न सिर्फ उसकी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को डिकोड कर लिया, बल्कि उसे तोड़ कर रख दिया। ली सियुन एक बहुत ही स्वैग वाली स्माइल देता है और कहता है कि हाँ यार, ये बैरियर आर्ट सच में कोई बुरी चीज़ नहीं है। वो उसे रिकमेंडेशन के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है कि चलो मैं चला क्लास में एडमिशन लेने। और हाँ, जाते जाते वो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम भी जाकर उन बेचारों के साथ लंच कर लो जो इतनी देर से हमारे पीछे पीछे छुप कर आ रहे हैं। ली सियुन को शुरू से ही पता था कि वो दोनों नमूने उनका पीछा कर रहे थे। ये सुनकर एरिका के वो दोनों चेले तुरंत भागकर उसके पास आते हैं और घबराते हुए पूछते हैं कि मैडम, क्या आप ठीक हैं? लेकिन एरिका एकदम पत्थर की मूरत बन चुकी थी। वो अभी भी उस शौक से बाहर नहीं आ पा रही थी जो ली सियुन ने उसे दिया था। जमीन पर उस काले कार्ड के टुकड़े बिखरे हुए थे जिन पर नोब्लेस लिखा हुआ था। उसे रियलाइज होता है कि उसने उस लड़के को एक फॉर्मल इनविटेशन दिया था और उसने उसे सरेआम फाड़कर फेंक दिया। एरिका उस रास्ते को घूरती रहती है जहां से ली स्यून गया था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि एक इनविटेशन। अब कहानी हमें सीधा रिचुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट में ले जाती है। ये एक बहुत ही बड़ी और भव्य जगह थी जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। लेकिन ली स्यून और इनोवे एरिका का ऐसे साथ में घूमना किसी से छुपा नहीं था। वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स आपस में खुसुर पुसुर कर रहे थे। वो बातें बना रहे थे कि भाई, मैंने तो उन दोनों को एग्जीबिशन में भी साथ में देखा था। लेकिन अपने ली स्यून को इन फालतू की गॉसिप से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस लड़की को सच में मुझ में कोई इंटरेस्ट होता तो मेरे और इसके बीच में सिस्टम का कोई बॉन्ड बन गया होता। वो सोचता है कि यार, ये लोग दूसरों की जिंदगी में इतना झांकते क्यों हैं। चलते चलते ली सियन पूछता है कि भाई, क्लास में घुसने का कोई सिलेक्शन प्रोसेस है क्या? क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि पहले एक टेस्ट पास करना होता है। एरिका उसे बताती है कि हम लोग एकदम सही जगह पर आ गए हैं। ये जंगल ही बैरियर आर्ट्स का वो टेस्ट ग्राउंड है। पास खड़ा एक और स्टूडेंट एकदम कंफ्यूज्ड लग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग आखिर हैं कहाँ। ली स्यून बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ इधर उधर देख रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था कि क्या ये टेस्ट कोई ट्रेजर हंट वाला गेम होने वाला है। वो सोचता है कि भाई, जो भी हो, लेकिन ये सब बहुत ही बड़ा सिरदर्द लग रहा है। ली स्यून अपना दिमाग दौड़ाता है और एक थ्योरी बनाता है कि हो सकता है कि इन लोगों ने इस जंगल में बैरियर का यूज करके कोई चीज छुपाई हो।
और हमें उसे ढूंढना हो। लेकिन दोस्तों, वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। उसे फील होता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और फिर एकदम से हवा में एक इनविजिबल बैरियर शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो जाता है। उस बैरियर के टूटते ही ली स्यून के ठीक सामने दो आदमी दिखाई देते हैं, जो दूसरी तरफ से छुपकर ये सारा तमाशा देख रहे थे। उनमें से एक आदमी बहुत ही ज्यादा शौक और हैरानी वाली शक्ल बनाकर ली स्यून से कहता है कि बधाई हो, तुमने ये टेस्ट पास कर लिया है। ये सुनकर अपना ली स्यून तो एकदम बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। उसका दिमाग हैंग हो गया था कि भाई, आखिर अभी अभी हुआ क्या है? हम लोग तो बस अभी यहाँ पहुंचे ही थे और मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर ये टेस्ट पास कैसे हो गया? अब सीन एकदम से कट होता है और हम प्रोफेसर रॉबर्ट पेरी के ऑफिस का नज़ारा देखते हैं। वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस पूरी सिचुएशन के बारे में पहले से ही सब कुछ पता हो। आहो, वो सोचते हैं कि क्या सच में इनोवे फैमिली की उस लड़की ने बोर्सिपा फैकल्टी के उस टॉप स्टूडेंट में अपना इंटरेस्ट दिखा दिया है। तभी उनका असिस्टेंट भागते हुए आता है और उन्हें अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाता है। उस फ़ोन की स्क्रीन पर लीसीन और एरिका की वो फ़ोटो थी जिसमें वो दोनों एक साथ मज़े से चल रहे थे। इस फ़ोटो को देखकर प्रोफेसर पेरी को फाइनली ये बात समझ आ जाती है कि आखिर क्यों उस महान एरिका ने अचानक से इस बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास में एडमिशन ले लिया था। प्रोफेसर एकदम भयंकर स्ट्रेस में आ जाते हैं और अपना सिर पकड़कर उसे मसहने लगते हैं। दोस्तों, एरिका की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ उसके क्लास में आने की वजह से वहाँ एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की भीड़ 3 गुना ज़्यादा हो गई थी। लेकिन ये बात प्रोफेसर को बिल्कुल भी खुश नहीं कर रही थी। असल में ये सब एक बहुत ही बड़े और ख़तरनाक मास्टर प्लान का हिस्सा था। एक बहुत ही मिस्टीरियस आदमी वहाँ आकर ये राज खोलता है कि इनोवे फैमिली के उस यंग मास्टर की स्पेशल रिक्वेस्ट पर उन लोगों ने एक बहुत ही ख़ास और ख़तरनाक चीज़ तैयार की है। इस साल उन्होंने टेस्ट में एक एकदम नया और स्पेशल चैलेंज ऐड किया था, जिसका नाम था लैबिरिंथ ऑफ द डैज़लिंग सोल। भाई, ये कोई नॉर्मल भूल भुलैया नहीं थी। ये एक ऐसा खूंखार बैरियर था जिसे स्पेशली लोगों के दिमाग और उनके सेंसेस को कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया था, ताकि कोई भी इसके अंदर जाकर अपना रास्ता भटक जाए और कभी बाहर ना आ पाए। प्रोफेसर पियरी समझाते हैं कि माना कि ये एक बहुत ही बेसिक लेवल का बैरियर है, लेकिन अगर किसी इंसान को रियूटल्स के बारे में ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है तो उसे तो ये भी पता नहीं चलेगा कि वो इस जाल में फंस चुका है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा शौक तो अभी बाकी था। रिपोर्ट्स के हिसाब से एरिका ने उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने में ली स्यून की रत्ती भर भी मदद नहीं की थी। ये सुनकर प्रोफेसर पेरी की तो आंखें ही फटी रह जाती हैं। वो अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो एकदम पागलों की तरह सोचते हैं कि क्या सच में ली स्यून ने सिर्फ और सिर्फ अपने प्योर इंस्टिंक्ट और टैलेंट का यूज़ करके उस लेबिरिंथ ऑफ द डैज़लिंग सोल को पार कर लिया। ये तो एकदम इम्पॉसिबल है। अब हम वापस उसी जंगल में चलते हैं जहां वो सारे स्टूडेंट्स खड़े थे। वहां खड़े सारे इंस्ट्रक्टर्स उस भीड़ की तरफ मुड़ते हैं और बहुत ही लाउड आवाज में अनाउंस करते हैं कि आप सभी ने पहला टेस्ट सक्सेसफुली पास कर लिया है और अब दूसरे टेस्ट के लिए वो इंस्ट्रक्टर बताता है कि हम तुम सबको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करेंगे। ये अनाउंसमेंट सुनते ही एक लाल बालों वाला लड़का एकदम फुल कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड में आगे आता है। वो एकदम जोश में कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। दोस्तों, इस लाल बालों वाले नमूने का मोटिव एकदम साफ था। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा चांस है जहां वो अपनी पावर दिखाकर एरिका को इम्प्रेस कर सकता है। वो इंस्ट्रक्टर उन सबको दूसरे टेस्ट के रूल्स समझाता है। रूल्स बहुत ही सिंपल थे। उन्हें बस अपने सामने वाले उस बैरियर को मेंटेन करना था और सिर्फ अपने मन का यूज़ करके उसे तोड़ना था। और उसी पल ज़मीन पर लाल रंग की एनर्जी से बनी हुई एक बहुत ही भयानक मकड़ी के जाले जैसी फॉर्मेशन सामने आ जाती है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि तुम्हारा स्कोर सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम कितना टाइम लेते हो। जो जितनी जल्दी और जितनी परफेक्शन के साथ इसे तोड़ेगा, उसे उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए इंस्ट्रक्टर तुरंत टेस्ट शुरू करने का ऑन ऑर्डर देता है और वो लाल बालों वाला लड़का एकदम एक्शन मोड में आ जाता है। दोस्तों, वो बैरियर एकदम मकड़ी के जाले की शेप में था और उसके एकदम बीचों बीच एक बहुत ही खूंखार मकड़ी बैठी हुई थी। असली ट्रिक तो यही थी भाई, वो जो बीच वाली मकड़ी थी वो उन जालों में दौड़ने वाले माना को बहुत ही आसानी से सेंस कर सकती थी और वो लगातार वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। और जब तक वो मकड़ी वहां जिंदा थी तब तक वो झाला अपने आप बिना रुके रिजेनरेट होता रहेगा। मतलब उसे तोड़ना नामुमकिन था। वो लाल बालों वाला लड़का एकदम गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। उसे बहुत ही जल्दी ये बात रियलाइज हो जाती है कि उसके पास इतना माना नहीं है कि वो उस पूरे के पूरे रिचुअल पैटर्न को एक ही बार में कवर कर सके।
जब उसे समझ आ जाता है कि वो सिर्फ अपनी प्योर पावर के दम पर इसे नहीं तोड़ पाएगा, तो वो तुरंत अपना मास्टर प्लान और अपनी टैक्टिक्स चेंज करने का डिसीजन लेता है। वो सोचता है कि मैं इसे अपनी भयंकर स्पीड से कुचल कर रख दूंगा। और फिर माना के एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट के बाद वो इंस्ट्रक्टर अपना स्टॉप वॉच रोक देता है। टाइमर पर रिजल्ट आता है पूरे 2 मिनट और 23 सेकंड। इंस्ट्रक्टर उसे एक एडवाइस देता है कि अगली बार अपनी सिर्फ प्योर पावर लगाने के बजाय उस बैरियर के स्ट्रक्चर को समझने पर ज्यादा फोकस करना। हालांकि इंस्ट्रक्टर उसे बोलता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन वो लाल बालों वाला लड़का एकदम शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वो छुपकर एरिका की तरफ देखता है, लेकिन एरिका के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो उसे एकदम इग्नोर मार रही थी। उस बेचारे का पोपट हो गया था और वो एकदम मरे हुए स्वर में इंस्ट्रक्टर को थैंक्स बोलता है। उसके बाद एक के बाद एक सारे स्टूडेंट्स अपना अपना टेस्ट देने के लिए आगे आते हैं, लेकिन भाई उन सब की हालत एकदम खराब हो रही थी। ज्यादातर लोग तो बस किसी तरह से रगड़ रगड़ कर पास हो रहे थे, और जो लोग फेल हो गए उन्हें इंस्ट्रक्टर सीधा बोल देता है कि तुम लोगों को अब एकदम बेसिक क्लास से शुरुआत करनी पड़ेगी। और फाइनली दोस्तों, वो पल आ ही जाता है जिसका पूरी क्लास एकदम बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब बारी थी अपनी उस खूंखार लड़की एरिका इनुए की। वो एकदम शांति से और पूरे एटीट्यूड में अपनी पोजीशन लेती है और शुरू होने के सिग्नल का वेट करने लगती है। जैसे ही सिग्नल मिलता है, वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपनी एनर्जी को चैनल करना शुरू कर देती है। उसकी पावर इतनी ज्यादा भयंकर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास का पूरा स्पेस ही डिस्ट्रॉय हो रहा हो। वो बहुत ही शांत नजरों से उस बैरियर को एनालाइज करती है और फिर वो बस अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उस जाले को हल्का सा टच करती है। उस एक सिंगल टच से माना कि एक बहुत ही पावरफुल शॉक वेव उस पूरे जाले में दौड़ जाती है, और अगले ही पल वो पूरा का पूरा बैरियर एकदम धूल की तरह उड़ जाता है। वहां खड़े बाकी सारे स्टूडेंट्स तो एकदम बुत बनकर रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस लड़की ने पूरे के पूरे रिचुअल पैटर्न को ही जड़ से उखाड़ कर तबाह कर दिया था। भीड़ में से एक लड़की शौक में बड़बड़ाती है कि भाई सच में फैकल्टी की टॉप स्टूडेंट से इसी लेवल के तबाही की उम्मीद थी। इंस्ट्रक्टर एकदम हैरान होकर एरिका का टाइम अनाउंस करता है, सिर्फ 22 सेकंड। वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ये सच में एक बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस थी, लेकिन अगर तुमने एकदम टेक्स्ट बुक वाले सही मेथड का यूज किया होता तो तुम इसे 2 सेकंड और जल्दी खत्म कर सकती थी। एरिका बिना कोई घमंड दिखाए बहुत ही रिस्पेक्ट से अपना सिर हिलाती है और उसकी इस एडवाइस को मान लेती है। अब प्रोफेसर कैरी अपनी नजरें उस आखिरी पार्टिसिपेंट की तरफ घुमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब फाइनली अपने ली स्यून की बारी थी। दूर से देखने पर ली स्यून एकदम नॉर्मल सा लड़का लग रहा था, जिसके अंदर कोई खास बात नहीं थी। प्रोफेसर कैरी सोचते हैं कि मुझे खुद अपनी आंखों से देखना होगा कि इस लड़के में आखिर ऐसा क्या टैलेंट है जिसने एरिका जैसी लड़की को भी इम्प्रेस कर दिया। लेकिन दोस्तों, अपना ली स्यून स्टेज पर जाकर कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। वो उस बैरियर पर अटैक करने के बजाय एकदम आराम से उसके सामने नीचे बैठ जाता है और उसे बहुत ही गौर से घूरने लगता है। ये अजीब सी हरकत देखकर बाकी सारे स्टूडेंट्स आपस में खुसुर पुसुर करने लगते हैं। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि भाई ये लड़का आखिर कर क्या रहा है, क्या इसे पता नहीं है कि टेस्ट शुरू हो चुका है। लेकिन उन गधों को क्या पता था कि अपना हीरो ली सीन अपने दिमाग में एक बहुत ही डीप और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहा था। वो उस बैरियर के पैटर्न को देखकर समझ जाता है कि इसका स्ट्रक्चर एकदम उस लेजेंडरी मटेरियल हैवी इंक डार्कनेस से मैच कर रहा है। उसे उस मटेरियल की सारी खूबियां याद आने लगती हैं। उसे पता था कि अगर उस पर एक खास पॉइंट तक अटैक ना किया जाए तो वो खुद को बार बार रिस्टोर कर लेता है। उसे रिफाइन करने के लिए एकदम सही प्रोपोर्शन में और एक ही बार में सारा का सारा स्टिमुलस अप्लाई करना पड़ता है। ली स्यून अभी भी बिना हिले डुले वहां बैठा हुआ था, और इधर वो इंस्ट्रक्टर एकदम फ्रस्ट्रेट होने लगा था। वो सोच रहा था कि ये लड़का आखिर कौन सी दुनिया में खोया हुआ है। जैसे ही वो टीचिंग असिस्टेंट ली सेन को टोकने के लिए आगे बढ़ने वाला था, तभी एरिका अपनी बहुत ही शांत लेकिन कड़क आवाज में उसे रोक देती है। वो अपना हाथ आगे करके कहती है, उसे अकेला छोड़ दो। प्रोफेसर कैरी एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं। वो एरिका की इस बात पर भरोसा करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो शांति से वेट करेंगे और देखेंगे कि ये लीसीन आखिर क्या मास्टर प्लान बना रहा है। तब लीसीन के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्या हो अगर मैं उस जमा किए हुए स्टिमुलस को उस हैवी इंक डार्कनेस के अंदर ही रोक कर रख सकूं। इसी आइडिया के साथ ली सियन बहुत ही शांति से अपना हाथ उस बैरियर के ऊपर रखता है और एक बहुत ही छोटी सी आग की लपट बाहर निकालता है। दोस्तों, वो आग उस बैरियर को तबाह करने के लिए नहीं फैली थी, बल्कि वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रही थी। उस जाले के बीच में बैठी वो माना वाली मकड़ी देखते ही देखते उस आग में भस्म हो जाती है।
वो आग ली सियोन के पूरे शरीर को घेर लेती है, लेकिन कमाल की बात ये थी कि वो उसे रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स आंखें फाड़कर ये चमत्कार देख रहे थे। देखते ही देखते वो आग अपने आप बुझ जाती है। ली सियोन बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ अपनी मुट्ठी भींच लेता है। वो अपने मन ही मन में बड़बड़ाता है, काम हो गया भाई। वो बैरियर पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही कातिलाना और जीत वाली स्माइल आ जाती है। उसे रियलाइज होता है कि इस नई नॉलेज के साथ अब वो फाइनली उस हैवी इंक डार्कनेस को आराम से रिफाइन कर सकता है। वो खड़ा होता है और पीछे छूट गई उस आग की छोटी सी लपटों को वहीं छोड़कर एकदम चिल मारते हुए अपने ग्रुप की तरफ वापस लौट आता है। बाकी सारे स्टूडेंट्स उसे एकदम शॉक और कंफ्यूजन वाली नजरों से घूर रहे थे। उस असिस्टेंट की तो स्टॉपवॉच देखकर आंखें ही बाहर आ गई थीं। टाइमर पर लिखा था 7 मिनट और 45 सेकंड। भाई बाकी सबके मुकाबले ये टाइम बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से स्लो था। लेकिन दोस्तों, वो प्रोफेसर कैरी असली मास्टरमाइंड थे। वो इस टाइम के पीछे की असली सच्चाई समझ चुके थे। प्रोफेसर कैरी को बहुत अच्छे से पता था कि इस टेस्ट में एग्जैक्ट टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मन में सोचते हैं कि भले ही इस लड़के ने आज 7 मिनट लिए हो, लेकिन अगली बार जब ये इसी बैरियर के सामने खड़ा होगा तो इसे तोड़ने में इसे सिर्फ कुछ सेकंड्स ही लगेंगे। उन्हें यह भयानक सच रियलाइज होता है कि ली सेओन ने सिर्फ एक बैरियर को तोड़ा नहीं है, बल्कि उसने तो उस पूरे रिचुअल को जड़ से उखाड़ने का एक एकदम नया फॉर्मूला ही इन्वेंट कर दिया है। एरिका भी ली सेओन को बहुत ही गहरी नजरों से ऑब्जर्व कर रही थी। जब ली सेओन वहां से जा रहा था तो प्रोफेसर कैरी का दिमाग इस पूरे नज़ारे की गहराई को प्रोसेस कर रहा था, और तभी उनके दिमाग में एक बहुत ही डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला ख्याल आता है था, और वो एकदम सुन्न पड़ गए थे। जब ली सीन वहां से जा रहा था तो उनके दिमाग में एक बहुत ही डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला ख्याल आता है। वो सोचते हैं कि अगर ये लड़का अभी बिना किसी ट्रेनिंग के इतना खतरनाक है, तो फिर जब ये सच में रियूटल आर्ट्स को सीख लेगा और उसमें मास्टर बन जाएगा, तब ये कैसी कैसी खूंखार और तबाही मचाने वाली चीजें बनाएगा। प्रोफेसर के माथे पर पसीना आ जाता है और उन्हें ये सोचकर ही डर लगने लगता है कि फ्यूचर में ये लड़का क्या क्या मॉन्स्टर लेवल के वेपन्स तैयार करने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम बेबल एकेडमी के मेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुंचते हैं। वहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मास ईमेल भेजा जा रहा था। ये ईमेल एकेडमी के सारे प्रोफेसर्स के लिए था। उस ईमेल में लिखा था कि फर्स्ट ईयर के कैडेट ली सेन ने एक इंटरमीडिएट लेवल की ब्लैक स्मिथिंग रिक्वेस्ट डाली है, और वो भी हीरो ग्रेड या उससे ऊपर के मटेरियल्स का यूज करके। ऑफिस ने इस ईमेल के थ्रू उन सभी प्रोफेसर्स को इनवाइट किया था जो इस फोर्सिंग प्रोसेस को अपनी निगरानी में करवाना चाहते थे। एक असिस्टेंट उस ईमेल को सेंड करने के बाद अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुककर बैठता है। वो एकदम मजे लेते हुए सोच रहा था कि यार पिछली बार की तरह ही इस बार कितने प्रोफेसर्स इस लड़के का काम देखने के लिए पागल होंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी सोच पाता, उसका फोन अचानक से पागलों की तरह बजने लगता है। उसके फोन पर एक के बाद एक लगातार नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कई सारे प्रोफेसर्स ने पलक झपकते ही अपनी एप्लीकेशन भेज दी थी। असिस्टेंट उन रिस्पॉन्स की इतनी भयंकर स्पीड देखकर एकदम शॉक में चला जाता है। लेकिन तभी उस असिस्टेंट की नज़र एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल पर पड़ती है। वो नोटिस करता है कि जिन भी प्रोफेसर्स ने अप्लाई किया है, उनमें से एक भी प्रोफेसर उस लालची वाइस डीन बार्मट की टीम का नहीं है। वो अपने मन ही मन हंसते हुए सोचता है कि पक्का उस बुढ़े की टीम में एकदम मातम छाया होगा, क्योंकि जब से उसके उस घमंडी बेटे हांस को इस नए लड़के ने हराकर दूसरे नंबर पर धकेल दिया है, तब से उन लोगों की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई है। असिस्टेंट बस किसी एक एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने ही वाला था कि तभी उसके फ़ोन पर एक और नोटिफिकेशन पॉप अप होता है। वो नया मैसेज देखते ही उस असिस्टेंट की आंखें एकदम बाहर आ जाती हैं। उसे अपने फ़ोन की स्क्रीन पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मैसेज बहुत ही साफ और कड़क शब्दों में लिखा था। वो किसी और का नहीं, बल्कि साक्षात फैकल्टी की हेड यानी एस रैंक हीरो रायो यूना का मैसेज था। उस मैसेज में एकदम क्लियर ऑन ऑर्डर था कि कैडेट ली सेओन की ये इंटरमीडिएट ब्लैक स्मिथिंग कोई और नहीं, बल्कि वो खुद पर्सनली अपनी निगरानी में देखेगी। अब सीन सीधा एकेडमी के ब्लैक स्मिथिंग वर्कशॉप में कट होता है। अपना ली सीन वहां अपनी तैयारी कर रहा था कि तभी वहां एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड गेस्ट की एंट्री होती है। वो आकर ली सीन को ग्रीट करती है, जिसे देखकर ली सीन एकदम कंफ्यूज हो जाता है। ये कोई और नहीं, बल्कि वही फैकल्टी की हेड रायो यूना थी। रायो यूना अपने हाथ बांधकर एकदम बॉस वाले एटीट्यूड में खड़ी थी। वो ली सेओन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने काम में बहुत बिजी होगे,
लेकिन मैं खुद पर्सनली तुम्हारी स्किल्स और टैलेंट को चेक करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये बात सुनकर ली स्यून बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ हल्का सा झुकता है और एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ जवाब देता है कि अगर बात ऐसी है मैडम, तो फिर मुझे भी अपना 100% देकर एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और इसी के साथ वो भयंकर फोर्सिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। ली स्यून की पहली स्टेज उस हीरो ग्रेड के लेजेंडरी मटेरियल यानी हैवी इंक डार्कनेस को रिफाइन करना था। ली स्यून अपने दिमाग में इस पूरे प्रोसेस को एनालाइज करता है। वो सोचता है कि माना कि इस मटेरियल को रिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खूंखार और सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला तरीका यूज़ करूँगा। वो डार्क कर्टन प्रोसेस यूज़ करने का डिसीजन लेता है। ये एक ऐसा मेथड था जो अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा देता था। इस प्रोसेस में सबसे पहले उस हैवी इंक डार्कनेस को एक ऐसी जगह पर रखना होता है जहां एकदम घुप अंधेरा हो और रोशनी की एक सिंगल किरण भी ना हो। और उसके बाद बिना किसी टूल के सिर्फ और सिर्फ अपने प्योर माना का यूज़ करके उस मटेरियल को पानी की तरह फैलाना होता है ताकि उसके अंदर की सारी गंदगी और इम्प्योरिटीज़ बाहर निकल जाएं। इस खतरनाक प्रोसेस के बाद वो मटेरियल सिकुड़कर बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन उसकी प्योरिटी और पावर एकदम आसमान छूने लगेगी। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन ली स्यून को बहुत अच्छे से पता था कि ये प्रोसेस इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जैसे कि उस पूरे मटेरियल को एकदम ज़ीरो से दोबारा बनाना। वहाँ खड़ी रायो यूना एकदम चुपचाप ये सब देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो टेंशन और शौक था वो साफ बता रहा था कि वो ली स्यून की इस गॉड लेवल स्किल को देखकर कितनी ज़्यादा हैरान थी। ये प्योरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट और नाजुक था। ली स्यून बहुत ही शांति से सोचता है कि इस मटेरियल को इसके असली साइज के एक चौथाई हिस्से तक छोटा करना ही सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। वो जानता था कि अगर उसने इसे इससे भी ज़्यादा छोटा किया तो फिर बाद में उसे वेपन बनाने के लिए काफ़ी मटेरियल नहीं मिलेगा। पहले स्टेप को एकदम परफेक्टली निपटाने के बाद अपना हीरो अब दूसरे स्टेप के लिए रेडी हो जाता है। उसके हाथों से एक बहुत ही खूंखार और कड़कती हुई लाल रंग की एनर्जी निकलने लगती है। देखते ही देखते वहां एक बहुत ही भयंकर लाल आग का बवंडर बन जाता है। इस आग की गर्मी और पावर को फील करके वहां खड़ी अपनी बॉस लेडी रायो यूना के चेहरे की भी हवाइयां उड़ जाती हैं। वो एकदम टेंशन में आ जाती है कि भाई ये लड़का आखिर क्या तबाही मचाने वाला है। ली स्यून अपना पूरा फोकस लगा देता है। वो उस लाल रंग की भयंकर आग वाले माना को उस मटेरियल के आर पार चैनल कर रहा था ताकि वो एकदम परफेक्ट टेम्परेचर ढूंढ सके। और तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। वो खूंखार लाल आग अचानक से एकदम चमकदार हरे रंग में बदल जाती है। दोस्तों, जब ये आग इस हरे रंग में आकर स्टेबल हो जाती है तो इसे गार्जियन वाइल्ड फायर कहते हैं। इस आग की सबसे भयंकर खूबी ये होती है कि ये जिस टेम्परेचर पर बनती है उसे एकदम लास्ट तक मेंटेन करके रखती है। अब बारी थी तीसरे स्टेप की। ली स्योन अपना हथौड़ा उठाता है जो अब उस हरे रंग की गार्डियन वाइल्ड फायर से पूरी तरह से कवर हो चुका था। वो उस हथौड़े से उस हैवी इंक डार्कनेस पर जोरदार प्रहार करना शुरू करता है। टंग टंग टंग। असली ट्रिक यही थी भाई कि बिना एक सेकंड रुके उस मटेरियल को तब तक पीटना था जब तक उसके अंदर का सारा डिस्टॉर्शन और गड़बड़ एकदम जड़ से खत्म ना हो जाए। रायो योना दूर खड़ी ये सब बहुत ही गौर से देख रही थी। वो अपने मन ही मन सोचती है कि माना कि ये लड़का आग से जलता नहीं है और इसे आग का कोई असर नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसे दर्द नहीं होता होगा। वो सोच रही थी कि इस तरह के भयंकर और जानलेवा काम करते करते इस बेचारे ने अपने शरीर को कितना ज़्यादा टॉर्चर किया होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपना ली सीन एकदम मशीन की तरह बिना रुके अपना काम कर रहा था। उसके हथौड़े के हर एक वार के साथ उस वर्कशॉप में हरे रंग की एनर्जी का एक जोरदार धमाका होता था जो पूरे कमरे को रोशनी से भर देता था। ये धमाके साफ बता रहे थे कि ली सेउन अपने शरीर पर कितना भयंकर प्रेशर और दर्द बर्दाश्त कर रहा है। उस वर्कशॉप में सिर्फ और सिर्फ उस भारी हथौड़े के मेटल से टकराने की गूंजती हुई आवाज़ें आ रही थीं। दोस्तों, टाइम एकदम रॉकेट की तरह उड़ रहा था और एकेडमी के बाहर सूरज भी ढलने लगा था। आसमान में शाम हो चुकी थी। ये बिना रुके लगातार काम करने का असर अब साफ दिखने लगा था। बेचारी रायो यूना जो सिर्फ वहां खड़े होकर ये सब देख रही थी, वो भी थकान के मारे उबासियां लेने लगी थी। लेकिन इतनी बुरी तरह से थकने के बाद भी उसकी नजरें एकदम ली सैन पर चिपकी हुई थीं। वो अपनी आंखें धीरे धीरे झपका रही थी, लेकिन इस गॉड लेवल के टैलेंट और परफॉर्मेंस को एक पल के लिए भी मिस नहीं करना चाहती थी। पूरे 4 घंटे बीत चुके थे भाई। 4 घंटे से ली सुन लगातार उस मटेरियल को रिफाइन कर रहा था।
पसीने से भीगा हुआ ली स्यून का वो हाथ अब बुरी तरह से कांपने लगा था। उसका शरीर एकदम अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था, लेकिन उस सख्त लौंडे ने अपने हाथ से वो हथौड़ा नहीं छोड़ा। और फाइनली उसकी ये भयंकर मेहनत रंग लाती है। वो हैवी इंक डार्कनेस, जो अब उस हरे रंग की गार्डियन वाइल्ड फायर से अपनी लिमिट तक भर चुका था, वो अचानक से चेंज होने लगता है। वो मटेरियल एकदम शांत होकर अपनी जगह पर सेटल हो जाता है और उसके अंदर का वो सारा डिस्टॉर्शन पूरी तरह से रुक जाता है। मतलब तीसरा स्टेप एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए अपना ली सियुन उस रिफाइन किए हुए हैवी इंक डार्कनेस को एकदम पिघला देता है। वो अपने अगले और सबसे खतरनाक स्टेप के लिए रेडी था। वो उस पिघले हुए लेजेंडरी मटेरियल को उन सांचों यानी मोल्ड्स में डालना शुरू करता है, जो उसने पहले से ही रेडी करके रखे हुए थे। ये नज़ारा देखकर रायो यूना एकदम शॉक में चली जाती है। वो सोचती है कि भाई इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जी वाले मटेरियल को फोर्स करने के बजाय कास्टिंग मेथड से ढालना तो एकदम बेवकूफ़ी है। ऐसे तो उस मेटल की सारी प्रॉपर्टीज़ ही खराब हो जाएंगी। लेकिन तभी अगले ही पल उसे ली सीन का वो मास्टर प्लान समझ आ जाता है और उसके चेहरे पर एकदम भयंकर शौक और हैरानी छा जाती है। अब आता है चौथा और सबसे धांसू स्टेप। ली सियुन के चेहरे पर एक बहुत ही डिटर्मिनेशन वाली स्माइल आ जाती है। वो अपना असली खेल शुरू करता है। उसने जो बैरियर तोड़ने वाला वो नया फार्मूला इन्वेंट किया था ना भाई, वो उसका यूज़ यहाँ करता है ताकि वो उस मटेरियल के जल्दी से ठंडे होने के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्लो कर सके। और उस ठंडे होने के बीच जो थोड़ा सा टाइम गैप मिलता है ना, उसी छोटे से टाइम के अंदर वो उस मटेरियल के एकदम अंदर एक भयंकर माना सर्किट डिज़ाइन कर देता है। ये काम इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल था कि अच्छे अच्छे ब्लैकस्मिथ इसे सपने में भी नहीं कर सकते। उस मोल्ड के अंदर से एक बहुत ही अंधा कर देने वाली रोशनी बाहर निकलने लगती है। वो माना सर्किट एकदम सक्सेसफुली उस पिघले हुए मेटल के अंदर बन चुका था और तभी एक कड़क आवाज़ के साथ वो मोल्ड यानी सांचा टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही चमचमाता हुआ और नया इक्विपमेंट बाहर निकल कर आता है। और उसी पल हवा में सिस्टम का एक नीले रंग का नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। उस पर लिखा था कि इंक स्पाइडर ब्रेसलेट नाम का वेपन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। सिस्टम खुद ली सेउन के इस पागलों वाले और नामुमकिन कारनामे की तारीफ कर रहा था। वो उस नोटिफिकेशन में लिखता है कि तुम्हारी ये ब्लैक स्मिथिंग स्किल्स सच में इंसानों की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतनी भयंकर थकान और दर्द के बाद भी ली सेउन के चेहरे पर एक बहुत ही सुकून वाली फीलिंग आ जाती है। दोस्तों, जो आइटम उसने बनाया था वो कोई ऐरा गैरा आइटम नहीं था। वो रेयर ग्रेड का मीडियम क्वालिटी वाला इंक स्पाइडर ब्रेसलेट था। क्योंकि इसे हैवी इंक डार्कनेस से बनाया गया था, इसलिए ये अपने यूज़र का माना एब्जॉर्ब करके उसे एक बहुत ही खूंखार स्किल यूज़ करने की पावर देता था, जिसका नाम था बर्स्ट डिटोनेशन। ये सब देखकर ली सियुन की आंखों से सुकून का एक आंसू छलक पड़ता है। वो एक बहुत ही सेटिस्फाइड और कातिलाना स्माइल के साथ अपने आप से धीरे से फुसफुसाता है कि चलो भाई, फाइनली अपना मिशन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन दोस्तों, तभी उस एकदम शांत वर्कशॉप में एक बहुत ही जोरदार और अजीब सी आवाज़ गूंजती है, गुड 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 गुड। ये भयंकर आवाज़ किसी और की नहीं, बल्कि अपनी भूखी बॉस लेडी रायो यूना के पेट से आ रही थी। वो शर्म के मारे एकदम लाल टमाटर जैसी हो जाती है। उसके माथे से पसीने छूटने लगते हैं और वो अपना पेट पकड़कर एकदम एम्बेरस हो जाती है। ये सियुन उसे एकदम कंफ्यूजन वाली नज़रों से घूर रहा था कि भाई ये क्या हो गया। वहाँ का माहौल इतना ज़्यादा ऑनवर्ड हो गया था कि क्या बताऊँ। रायो यूना अपनी आंखें बंद करती है और एक लंबी सांस छोड़ती है, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। वो किसी तरह अपनी इज्जत बचाते हुए वापस अपने सीरियस फॉर्म में आती है और ली सियुन से कहती है कि सच में मैंने अभी जो रेजोनेंस फील किया वो एकदम इम्प्रेसिव था। ली सियुन, जो अब बुरी तरह से थक कर जमीन पर बैठा हुआ था, वो बस अपना सिर हिलाकर हाँ बोलता है। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि माना कि ये ब्रेसलेट अकेले इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर मैं इन पर थोड़ा और काम करूं तो शायद मुझे एक तगड़ा सेट बोनस भी मिल सकता है। फिर ली सियुन बहुत ही शरीफों की तरह उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मैडम, आपने इतनी तकलीफ उठाई और मेरे लिए यहाँ तक आई, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना ये वेपन नहीं दे सकता। लेकिन एक कंपनसेशन के तौर पर वो उसे उस सांचे यानी मोल्ड के बचे कुछ टुकड़े ऑफर करता है। वो मज़े लेते हुए पूछता है कि क्या ये आपके मुंह का टेस्ट ठीक करने के काम आएंगे।
तभी ली सीन की नजरें एकदम सीरियस हो जाती हैं, जैसे उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। रेयो ईना के शरीर के चारों तरफ एक बहुत ही भयंकर लाल रंग की आग का ऑरा बन जाता है। वो अपनी सबसे यूनिक और खतरनाक स्किल एक्टिवेट करती है, जिसका नाम था सोल मल्टिंग फर्नेस। वो बहुत ही मजे से उस बचे हुए मटेरियल का एक टुकड़ा छकती है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो खुश होकर कहती है कि वाह यार, ये तो काफी टेस्टी है। ली सियुन एकदम शॉक में आ जाता है और पूछता है कि क्या सच में ये टेस्टी है। रायो यूना उसे समझाते हुए कहती है कि अगर मैं इसे आसान भाषा में बताऊं तो इसका टेस्ट एकदम क्रिस्पी फ्राइड ब्रेड क्रम्स जैसा है। ये सुनते ही ली सिन के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वो इस बॉस लेडी के टेस्ट के हिसाब से चीजें बनाने का इतना ज्यादा आदी हो चुका था कि आज उसने एकदम अपने प्योर इंस्टिंक्ट से वही काम दोबारा कर दिया था। वो अपने मन ही मन बहुत ही चालाकी से सोचता है कि चलो भाई, ये तो अच्छा ही हुआ। इस बार मेरा और इसका बॉन्ड लेवल बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। लीसियन बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको ये पसंद आया। रायो यूना थोड़ी सी मायूस होकर कहती है कि यार, ये सच में बहुत शर्म की बात है कि मेरे एकदम सामने इतने खतरनाक और इम्प्रेसिव वेपन्स रखे हैं और मैं इन फालतू टुकड़ों को खा रही हूँ। वो बात पलटते हुए उसे पूछती है कि अच्छा, ये बताओ तुम उस 5 क्लर्ड फ्लेम स्वॉर्ड और स्टैक्ड फायर शीट का क्या करने वाले हो। ली सीन एकदम ठंडे दिमाग से जवाब देता है कि फिलहाल तो मेरा उन्हें बेचने का कोई इरादा नहीं है। वो एकदम हैरान होकर पूछती है कि क्यों, क्या मैं तुम्हें अच्छा प्राइस नहीं दे रही हूँ। ली सियन बहुत ही स्वैग में स्माइल करता है और उसे समझाता है कि वो उन वेपन्स को आगे आने वाली सब्जुगेशन क्लासेस के लिए बचा कर रख रहा है। और फिर वो एकदम मजे लेते हुए उसे एक ताना मारता है कि वैसे भी एक भूखे पेट से बेहतर किसी खाने को मसालेदार और कोई चीज़ नहीं बना सकती। रेयोइना उसके इस स्मार्ट और चालाक जवाब से बहुत ही इम्प्रेस और खुश हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं उस दिन का बेसब्री से वेट करूंगी जब तुम मुझे अपना कोई तगड़ा आइटम दोगे। वो उससे पूछती है कि क्या आज के लिए तुम्हारी फोर्जिंग खत्म हो गई। ली सेउन हाँ में सिर हिलाता है और उधर रायो यूना अभी भी मजे से उन सांचों के टुकड़ों को चबा रही थी। रायो यूना कहती है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, बाकी की सफाई तो स्टाफ वाले कर ही लेंगे। ली सेउन एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है कि हाँ, वैसे भी मेरे अंदर अब सफाई करने की रत्ती भर भी ताकत नहीं बची है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अपना हीरो वहां से उठने की कोशिश करता है, उसका शरीर एकदम जवाब दे जाता है। उस भयंकर थकान और दर्द ने फाइनली उसे हरा दिया था। वो सीधा जमीन की तरफ गिरने लगता है, लेकिन अपनी बॉस लेडी रायो योना का रिएक्शन एकदम बिजली की तरह फास्ट था। इससे पहले कि लीसियन जमीन से टकराता, रेयो ईना एकदम से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में कैच कर लेती है। वो बहुत ही ज्यादा टेंशन और फिक्र के साथ उसके एकदम करीब जाकर उसे देखती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो भाई। लीसियन एक बहुत ही थकी हुई और जबरदस्ती वाली स्माइल देता है और मानता है कि लगता है मैंने अपनी फिजिकल ताकत का कुछ गलत ही अंदाजा लगा लिया था। ये सुनकर रायो येउना एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और शॉक कर देने वाला डिसीजन लेती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ कर आऊंगी। और फिर वो एक अजीब सा सवाल पूछती है कि क्या तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है। ली सियुन एक बहुत ही नॉटी स्माइल के साथ जवाब देता है कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। और इतना सुनते ही दोस्तों रायो यूना बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसे अपनी बाहों में ऐसे उठा लेती है जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो या उसमें कोई वजन ही ना हो। अपना ली सियुन तो एकदम शौक में आंखें फाड़कर उसे घूरने लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। रेओइना एकदम स्वैग में बोलती है कि चलो फिर चलते हैं। और फिर वो अपने पैरों में एक बहुत ही पावरफुल फोर्स जमा करती है और वर्कशॉप की खिड़की से सीधा बाहर छलांग लगा देती है। वो अपनी उस भयंकर एनर्जी का यूज करके हवा में उड़ने लगती है। वो दोनों रात के उस घने अंधेरे आसमान को चीरते हुए उड़ रहे थे और उनके पीछे एक बहुत ही कातिलाना नारंगी रंग की आग की लकीर बन रही थी। ली स्युन ये सब देखकर एकदम इम्प्रेस हो जाता है। वो अपने मन ही मन सोचता है कि भाई, क्या इस लड़की ने ये इतनी भयंकर पावर सिर्फ उन सांचों के बचे कुचे टुकड़े खाकर हासिल कर ली है। हवा में उड़ते हुए उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून वाली स्माइल आ जाती है। वो सोचता है कि मेरी इस नई जिंदगी में चीजें मेरी पिछली जिंदगी से कितनी ज्यादा अलग और मजेदार हो गई हैं। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अकेडमी के हॉस्टल के बाहर का नजारा तो एकदम ही अलग था।
वो काले बालों वाली मिस्टीरियस लड़की यानी एरिका इनुए रात की उस कड़कड़ाती ठंड में बाहर खड़ी कांप रही थी। वो ली जिस्यून के हॉस्टल के बाहर उसका वेट कर रही थी और उसके हाथ में वही इनविटेशन वाला कार्ड था। वो ठंड के मारे एक जोरदार छींक मारती है और सोचती है कि ये लड़का अभी तक वापस क्यों नहीं आया। वो वहां खड़ी बस उसका इंतजार कर रही थी और ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ था कि आखिर उसे ली सियून से ऐसा क्या काम था। अब कहानी हमें बैबल एकेडमी के उस ऑनलाइन फोरम पर ले जाती है जहां एक बहुत ही तगड़ा बवाल मचा हुआ था। किसी ने एक अनोनिमस पोस्ट डाला था जिसने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी थी। उस पोस्ट में किसी ने पूछा था कि भाई रिचुअल आर्ट्स फैकल्टी की वो टॉप स्टूडेंट यानी एरिका पिछले 3 घंटे से ब्लैक स्मिथिंग वाली मेन बिल्डिंग के बाहर क्यों खड़ी है। देखते ही देखते वो पोस्ट एकदम वायरल हो जाता है। कमेंट सेक्शन में तो जैसे लोगों ने थ्योरीज की बाढ़ ला दी थी। एक लड़का कमेंट करता है कि भाई पक्का वो बोर्सिपा फैकल्टी के उस टॉप स्टूडेंट का वेट कर रही होगी जैसे उसने एक बार पहले भी किया था। लेकिन कुछ लोग इस बात पर डाउट करते हैं और पूछते हैं कि अगर उसे मिलना ही था तो वो सीधा उसे फ़ोन क्यों नहीं कर लेती। ऐसे बाहर खड़े रहने का क्या मतलब है। ये ऑनलाइन डिबेट एकदम भयंकर रूप ले लेती है। तभी उस थ्रेड में कुछ बहुत ही सीरियस टाइप के लोग आते हैं और डिमांड करते हैं कि भाई इस पोस्ट को तुरंत डिलीट करो, ये किसी की प्राइवेसी और इमेज राइट्स के खिलाफ है। जो इंसान ये सारे कमेंट्स पढ़ रहा था वो अपने मन ही मन सोचता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और दोस्तों, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अपना ली सीन ही था जो मज़े से ये सारा ऑनलाइन क्लेश पढ़ रहा था। वो इस बात को एकदम इग्नोर मार देता है और सोचता है कि अगर उस लड़की का सच में कोई बहुत ज़रूरी काम होगा तो वो खुद मुझे दोबारा ढूंढ लेगी। वो इस फालतू की बात पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। अगले दिन क्लास में एकदम शांति थी कि तभी अचानक से क्लासरूम का दरवाज़ा एकदम झटके से खुलता है। दरवाजे पर एक बहुत ही मस्कुलर और भारी भरकम आदमी खड़ा था जिसने सिर पर लाल रंग का बैंड आना हुआ था। वो एक बहुत ही खतरनाक स्माइल के साथ अंदर आता है। वो पूरी क्लास के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम रिकार्डो माइल्स है और आज से मैं तुम्हारी टूल्स एंड एप्लीकेशंस वाली क्लास का नया इंचार्ज हूँ। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए वो रिकार्डो एकदम लाउड आवाज़ में अनाउंस करता है कि आज की क्लास यहाँ नहीं बल्कि ट्रेनिंग सेंटर में होगी। और फिर वो इस सिचुएशन में एक बहुत ही भयानक ट्विस्ट डाल देता है। वो चिल्लाकर कहता है कि जो भी स्टूडेंट सबसे लास्ट में पहुंचेगा उसे पनिशमेंट के तौर पर पूरे ग्राउंड के 20 चक्कर लगाने पड़ेंगे। और इतना बोलकर वो वहां से रॉकेट की स्पीड में बाहर भाग जाता है। ये सुनकर क्लास के सारे स्टूडेंट्स एकदम शॉक में आ जाते हैं। वो पागलों की तरह अपनी अपनी सीटों से कूदते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। अपना ली सीन तो एकदम ब्लैंक हो जाता है। उसका दिमाग इस अचानक हुए ड्रामे को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। वो कंफ्यूज होकर सोचता है कि भाई ये तो थ्योरी वाली क्लास थी ना, फिर ये भाग दौड़ कहाँ से आ गई। लेकिन दोस्तों, अब सवाल जवाब करने का कोई टाइम नहीं था। ली सीन भी बिना कुछ सोचे समझे उस रेस में शामिल हो जाता है और अपनी पूरी जान लगाकर भागने लगता है। ब्लैकस्मिथिंग डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट्स अकेडमी के उन लंबे कॉरिडोर्स में अपने उस नए और पागलों वाले प्रोफेसर के पीछे पीछे भाग रहे थे। जब वो सब उस ट्रेनिंग ट्रैक पर पहुंचते हैं तो ली स्यून की सांसें एकदम फूल चुकी थीं। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था और जैसा कि सबको पता ही था, बेचारा ली स्यून सबसे लास्ट में पहुंचा था। अब सजा के तौर पर उसे पूरे 20 चक्कर लगाने थे। ली स्यून एक गहरी सांस छोड़ता है और अपनी इस फूटी किस्मत को एक्सेप्ट करके ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर देता है। भागते भागते वो अपनी इस एकदम फालतू और कमज़ोर फिजिकल स्टैमिना को भयंकर गालियां दे रहा था। उसके दिमाग में हजार चीज़ें चल रही थीं और वो सोच रहा था कि पता नहीं उसका वो इंटरमीडिएट ब्लैकस्मिथिंग वाला टेस्ट कैसा गया होगा। उधर जब बाकी सारे स्टूडेंट्स आराम से बैठकर मजे ले रहे थे तब वो मस्कुलर प्रोफेसर रिकार्डो अरीना के एकदम बीचों बीच जाकर खड़ा होता है और सबको अपनी तरफ ध्यान देने का ऑनर देता है। वो एकदम सीरियस आवाज़ में एक्सप्लेन करता है कि भले ही ये क्लास पहले सिर्फ थ्योरी वाली थी लेकिन अब इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है फायर ब्लेड हंटर्स के वो खतरनाक और जानलेवा अटैक्स। ये नाम सुनते ही सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बहुत ही खूंखार और डरावनी इमेज बन जाती है। दोस्तों, ये फायर ब्लेड हंटर्स कोई नॉर्मल लोग नहीं थे बल्कि ये एक ऐसा साइको ग्रुप था जो उन ब्लैकस्मिथ्स का शिकार करता था जो हीरो ग्रेड या उससे ऊपर की फायर एलिमेंट वाली स्वॉर्ड बना सकते थे। ये सुनकर ली सीन एकदम गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद आती है कि कैसे ये केस उसकी पिछली लाइफ में भी कभी सॉल्व नहीं हो पाया था। ली सियोन अपने मन ही मन एक बहुत ही कड़क कंक्लूजन निकालता है कि भाई चाहे तुम्हारे पास कितने भी भयंकर वेपन या डिफेंस क्यों ना हो, लेकिन एंड में अपनी जान बचाने के लिए खुद का शरीर ही काम आता है। उधर वो प्रोफेसर रिकार्डो
अपना लेक्चर कंटिन्यू करता है और बोलता है कि इस क्लास में तुम लोग न सिर्फ अपने टूल्स को समझना सीखोगे, बल्कि साथ ही साथ खुद को प्रोटेक्ट करना भी सीखोगे। सारे स्टूडेंट्स अब इस बात की सीरियसनेस को समझ चुके थे और वो सब एक साथ एकदम लाउड आवाज में चिल्लाते हैं, यस सर। रिकार्डो उन्हें बताता है कि आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोर्स पर फोकस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अपना लीसीन, जो अभी भी पागलों की तरह ट्रैक पर चक्कर लगा रहा था, वो खुद से वादा करता है कि इस बार उसे भी बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। उसे पता था कि इन सब खतरों से बचने के लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी फिजिकल स्टैमिना को बढ़ाना। उसका हर एक कदम बहुत ही ज्यादा भारी लग रहा था, लेकिन वो एकदम फुल डिटर्मिनेशन में था कि वो खुद को स्ट्रांग बनाकर ही दम लेगा। भागते भागते वो अपने हाथ में पहने हुए उस ब्रेसलेट को देखता है। ये वही इंक स्पाइडर ब्रेसलेट था जो उसने खुद अपनी भयंकर मेहनत से बनाया था। वो उसे टच करके चेक करता है और सोचता है कि भाई, ये तो एकदम सॉलिड और मजबूत बना है। वो सोचता है कि ये असल में कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी हवा में एक नीले रंग की सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें उस आइटम की सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। ये वो ब्रेसलेट था जिसे रिफाइन किए हुए हैवी इंक डार्कनेस से बनाया गया था और ये अपने यूजर का माना चूज कर उसके शरीर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ा देता था। और इसके साथ ही ये एक बहुत ही खतरनाक स्किल देता था जिसका नाम था बर्स्ट डेटोनेशन। इस स्किल का यूज करके यूजर 1 मीटर के रेडियस में ग्रेविटी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता था भाई। ली सियोन अपनी स्टैट्स वाली विंडो खोलकर देखता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उसकी सारी की सारी स्टैट्स कम से कम 5 पॉइंट्स तक बढ़ चुकी थी। वो अपने दिमाग में एक एकदम क्लियर गोल सेट कर लेता है। वो कसम खाता है कि फर्स्ट ईयर खत्म होने से पहले वो अपने इस कमजोर और फालतू शरीर को एकदम फाड़ू और काम लायक बनाकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। वो फ्यूचर में आने वाले हर खतरे के लिए एकदम रेडी था। जब वो अपने इन फ्यूचर प्लान्स में एकदम खोया हुआ था, तभी अचानक से रिकार्डो की वो भारी आवाज उसे वापस प्रेजेंट में ले आती है। वो प्रोफेसर उस पर चिल्लाता है कि ओए लड़के, अब भागना बंद कर और इधर आ। फाइनली ली स्यून की वो 20 चक्करों वाली पनिशमेंट खत्म हो गई थी। ली स्यून के दिमाग में एकदम से फ्यूचर की एक बहुत ही ब्लर सी इमेज आती है। वो खुद को जमीन पर गिरा हुआ देखता है, जो बस अपने ब्रेसलेट की उस खूंखार बर्स्ट डेटोनेशन वाली स्किल को यूज करने ही वाला था। ये एक ऐसा हुक्म का इक्का था जो किसी भी भयंकर लड़ाई का पूरा रुख पलट सकता था। वापस प्रेजेंट में वो मस्कुलर प्रोफेसर रिकार्डो उसके सामने एक प्रैक्टिस स्वॉर्ड लेकर खड़ा था। वो प्रोफेसर ली स्यून को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है कि भाई, तू तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छी कंडीशन में लग रहा है। और इतना बोलकर वो एक प्रैक्टिस स्वॉर्ड सीधा ली स्यून की तरफ उछाल देता है। रिकार्डो उसे चैलेंज करते हुए कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तू इस तलवार को सही से चला भी सकता है या नहीं। जा इसे घुमा कर दिखा। ली स्यून हवा में ही उस स्वॉर्ड को कैच कर लेता है और उसका वजन फील करता है। वो अपने मन ही मन सोचता है कि भाई, इस ब्रेसलेट ने तो पहले ही मेरे शरीर का वजन इतना ज्यादा बढ़ा रखा है, अब इस भारी तलवार के साथ सही से मूव करना तो एकदम इम्पॉसिबल टास्क होने वाला है। वो कॉम्बैट के लिए एकदम रेडी हो जाता है। वो अपने मन ही मन मानता है कि वो जो टेक्निक यूज करने वाला है वो कोई बहुत महान या टॉप लेवल की टेक्निक नहीं है, लेकिन अभी के लिए उसके पास बस यही एक हथियार है। वो दोनों अपनी अपनी गार्ड पोजीशन ले लेते हैं। एकदम फुल डिटर्मिनेशन के साथ ली सुन सीधा रिकार्डो पर एक बहुत ही खूंखार अटैक कर देता है। रिकार्डो उस जोरदार वार को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उस वार के पीछे जो भयंकर फोर्स था वो उसे एकदम सरप्राइज कर देता है। दूर खड़े वो क्लास के बाकी नमूने स्टूडेंट्स आपस में खुसुर पुसुर कर रहे थे। वो गधेली सीन का मजाक उड़ा रहे थे कि भाई, ये कितना स्लो है। उन्हें लग रहा था कि वो 20 चक्कर लगाने की वजह से थक गया है। हालांकि वो ये बात मानते हैं कि ली सीन का जो पोस्चर और खड़े होने का स्टाइल है वो काफी तगड़ा है। लेकिन दोस्तों, उस मस्कुलर प्रोफेसर रिकार्डो की पारखी नजरें कुछ और ही देख रही थीं। रिकार्डो को साफ दिख रहा था टेक्निक एकदम एक्सीलेंट और टॉप क्लास है। वो एक ऐसा वॉर था जिसे एकदम अच्छे से पता था कि उसे कहाँ अटैक करना है। वो एकदम डेडली पर्पस से भरा हुआ था। लेकिन फिर भी प्रोफेसर उसकी टेक्निक में एक बहुत ही क्रिटिकल और बड़ी कमी पकड़ लेता है। रिकार्डो अपने मन में एक चालाक स्माइल के साथ सोचता है कि भाई, तू तो बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट और उतावला है। लेकिन अपना ली सीन कहाँ रुकने वाला था। वो एक के बाद एक एकदम खूंखार और जानवरों की तरह ताबड़तोड़ अटैक करता जा रहा था। रिकार्डो उसे एक एडवाइस देने की कोशिश करता है और कहता है कि ये ज्यादा अच्छा होता अगर तू ऐसे करता। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी नज़र ली सीन की आंखों से जाकर टकराती है। ली सीन की आंखों में एक ऐसी भयंकर इंटेंसिटी और फोकस था जो किसी नॉर्मल स्टूडेंट का तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। उसकी नज़रों में कुछ तो बहुत ही ज्यादा डार्क और जानलेवा छुपा हुआ था। वो मस्कुलर प्रोफेसर एक पल के लिए एकदम सुन्न पड़ जाता है।
वो भयंकर प्रेशर और वो खून की प्यासी किलिंग इंटेंट जो ली स्यून के अंदर से निकल रही थी, वो रिकार्डो को एकदम शॉक में डाल देती है। रिकार्डो के दिमाग में जैसे टाइम एकदम से रुक गया हो। वो उस पल में ली स्यून के हर एक वार को एकदम क्लियरली देख पा रहा था और उसे रियलाइज होता है कि इस लड़के के मूवमेंट्स के पीछे एक बहुत ही इम्पॉसिबल और मॉन्स्टर लेवल की स्किल छुपी हुई है। रिकार्डो की आंखें हैरानी के मारे एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर दोस्तों, वो लड़ाई पलक झपकते ही 1 सेकंड में खत्म हो जाती है। ली सेउन की स्वॉर्ड एकदम हवा को चीरते हुए रिकार्डो की गर्दन से सिर्फ 1 मिलीमीटर की दूरी पर जाकर रुक जाती है। प्रोफेसर तो एकदम सरप्राइज और शॉक के मारे पैरालाइज हो चुका था। वो अपने आप से पूछता है कि क्या सच में मुझे टेक्निकल डिपार्टमेंट के एक मामूली से कैडेट से डर लग रहा है। ये ख्याल आते ही उसका दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद, लेकिन अभी भी एकदम इम्प्रेस होकर, रिकार्डो वो सवाल पूछ ही लेता है जो उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बचाहा बज रहा था। वो पूछता है कि सच सच बता, तूने इस लेवल की स्वॉर्ड चलानी कहाँ से सीखी। ली स्यून कोई जवाब नहीं देता। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और अपने ख्यालों में खो जाता है। वो खुद अपने दिमाग में सोच रहा था कि यार ये टेक्निक काम कैसे कर गई, क्योंकि मैंने तो इसे बस 10 मिनट पहले ही अपनी पिछली जिंदगी की एक बहुत ही धुंधली सी याद से कॉपी किया था। वो याद एक ऐसे इंसान की थी जिसका ली सून पर बहुत भारी उधार था। उसकी यादों में एक बुढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसका नाम मगवानसु था। वो बुढ़ा एकदम गुस्से में पैसों की कमी का रोना रो रहा था और पूछ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी क्या है। अपनी पिछली लाइफ में ली सून एक कमजोर लड़का था जो उस बुढ़े के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि प्लीज पैसों के बदले मेरी इस टेक्निक को पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लो। वो उससे भीख मांग रहा था कि प्लीज मुझे सिखाओ और रुक जाओ। ये सारा ज्ञान वहीं से आया था। वापस प्रेजेंट में आकर लीसीन एक बहुत ही फालतू और अजीब सा बहाना बनाता है। वो कहता है कि अरे मैंने तो बस स्ट्रीमिंग साइट्स पर दूसरे हीरोज के कॉम्बैट वीडियोस देखे थे और बस उन्हें ही थोड़ा बहुत कॉपी करने की कोशिश की है। रिकार्डो उसे एकदम ऐसी नज़रों से घूरता है जैसे कह रहा हो कि भाई, तू मुझे बेवकूफ़ समझता है क्या। रिकार्डो उसकी इस फालतू कहानी पर 1% भी यकीन नहीं करता, लेकिन वो उस लड़के के भयंकर टैलेंट को बहुत अच्छे से समझ चुका था। वो ली स्यून से पूछता है कि क्या तू सच में असली और टॉप लेवल की स्वॉर्ड टेक्निक सीखना चाहता है। ली स्यून के जवाब का वेट किए बिना ही वो उसे ऑफर देता है कि मैं तुझे अकार्ट फैकल्टी की बॉडी कंट्रोल क्लास के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखकर दे सकता हूँ। रिचर्डो की इसी एडवाइस को मानकर उसी दिन दोपहर को अपना लीसीन सीधा क्यूब बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है जहां वो बॉडी कंट्रोल की क्लास होती थी। लीसीन उस क्लासरूम के बाहर एकदम सीरियस और थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उस दरवाजे के पार उसे कौन सा ड्रामा देखने को मिलने वाला है। जैसे ही ली सेओन अंदर कदम रखता है, उसे एक बहुत ही अजीब और पागलपन वाला नजारा दिखता है। एक बुढ़ा आदमी एक पीले बालों वाले स्टूडेंट पर पागलों की तरह चीख रहा था और वो स्टूडेंट घुटनों के बल बैठकर उससे कुछ भीख मांग रहा था। वो बुढ़ा एकदम गुस्से में लाल होकर बार बार यही रिपीट कर रहा था कि मेरे पास तुझे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब ये कोई और नहीं बल्कि मगवानसु था, जिसे दुनिया स्वॉर्ड ब्रेकर के नाम से जानती थी। ये एक रिटायर्ड एस रैंक हीरो था और एकेडमी का एकदम रेगुलर कस्टमर था। ली स्यून उसे देखते ही 1 सेकंड में पहचान लेता है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और सार्कास्टिक स्माइल आ जाती है। वो अपने मन ही मन सोचता है कि अच्छा, तो वो शराबी और जुए की लत वाला बुढ़ा अब यहाँ प्रोफेसर बनकर बैठा है। इस आदमी का खौफ और रेपुटेशन इसके नाम से भी ज्यादा भयंकर थी। तभी माँ ग्वानसु की नज़र लीसून पर पड़ती है और वो कड़क आवाज में पूछता है कि तू कौन है बे। लीसून एकदम फॉर्मल तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो ब्लैक स्मिथिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है और प्रोफेसर रिकार्डो का रिकमेंडेशन लेटर लेकर आया है। दोस्तों, जैसे ही वो बुढ़ा रिकार्डो का नाम सुनता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। वो पीले बालों वाला स्टूडेंट जो अभी तक जमीन पर रगड़ रहा था, वो तुरंत उठकर उस बुढ़े के कान में फुसफुसाता है कि सर, ये ली स्यून इस साल बोर्सिपा फैकल्टी का सबसे टॉप और खतरनाक स्टूडेंट है। इतना बोलने के बाद वो छपरी लड़का ली सीन को एकदम ऊपर से नीचे तक बहुत ही घमंड वाली नजरों से घूरता है। वो अपने मन ही मन सोचता है कि भाई, मैं इसे चाहे जितना भी घूर लूं, लेकिन इस लड़के में मुझे कोई भी खास बात नजर नहीं आ रही है। वो लीसून को एकदम हल्के में ले रहा था और बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं था। उधर वो बुढ़ा माँ ग्वानसु वापस उस पीले बालों वाले लड़के की तरफ मुड़ता है और उससे बहुत ही सीरियस टोन में पूछता है कि क्या सच में तेरे अंदर मुझसे सीखने की इतनी ज्यादा आग लगी हुई है। वो लड़का एकदम डेस्परेशन और फुल जोश में चीखते हुए जवाब देता है कि हाँ सर, मुझे कुछ भी करके आपसे सीखना है। ये सुनकर उस बुढ़े प्रोफेसर के चेहरे पर एक बहुत ही चालाक और खतरनाक स्माइल आ जाती है। वो सीधा
लीसीन की तरफ उंगली दिखाता है और उस लड़के को एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जा और जाकर उस लड़के को हरा कर दिखा। अगर तूने उसे हरा दिया तो मैं तुझे अपना स्टूडेंट मान लूंगा। माँ क्वानसु एकदम कड़क आवाज में इस लड़ाई के रूल सेट करता है। वो कहता है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक राउंड की होगी। जो भी सबसे पहले दूसरे पर एक क्लीन और सॉलिड हिट मारेगा वही इस मैच का विनर होगा। मतलब ये एकदम फास्ट और आर पार वाली लड़ाई होने वाली थी। वो बुढ़ा एक बहुत ही ड्रामेटिक हीरो वाले पोज में अपना हाथ हवा में उठाता है और पूरी जान लगाकर चीखता है, स्टार्ट। और भाई इतना सुनते ही वो पीले बालों वाला लड़का बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए एकदम रॉकेट की स्पीड से आगे की तरफ डेश मारता है। उसकी स्पीड सच में बहुत भयंकर थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपना ली सीन एकदम शांत और रिलैक्स खड़ा था। वो बिना किसी टेंशन के अपने हाथ में पकड़ी हुई उस लकड़ी की स्वॉर्ड की ग्रिप को एडजस्ट करता है और उस आने वाले अटैक के लिए खुद को रेडी कर लेता है। दूर खड़ा वो बुढ़ा मा ग्वानसु अपनी तेज नजरों से इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था। वो तुरंत उस पीले बालों वाले लड़के की टेक्निक को पहचान लेता है। वो लड़का रिलैक्सेशन नाम की एक बहुत ही हाई लेवल की टेक्निक यूज कर रहा था। इस टेक्निक में लड़ने वाला अपनी बॉडी की सारी ताकत को एकदम से खत्म कर देता है ताकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाए। उस पीले बालों वाले नमूने को बहुत अच्छे से पता था कि इस टेक्निक के खिलाफ सीधा वार करने के बजाय सामने वाले को पकड़ना ज्यादा सही रहता है। इसलिए वो लीसून को लॉक करने और उसे जमीन पर पटकने के इरादे से उस पर झपटता है। ये सब देखकर माँ ग्वानसु बोरियत के मारे एक लंबी सांस छोड़ता है। वो अपने मन ही मन बड़बड़ाता है कि यार इसीलिए मुझे ये ज्यादा टैलेंटेड वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये गधे असली लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपने फालतू के माइंड गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अपना ली सियोन कहाँ किसी के हाथ आने वाला था। वो बिजली की तेजी से एक बहुत ही स्मूथ मूवमेंट करता है और उस लड़के के उस ग्रैपल वाले अटैक को डॉज कर लेता है। वो पीला बालों वाला लड़का एक सेकंड के लिए एकदम शॉक में चला जाता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ली सीन इतना ज्यादा फुर्तीला और फास्ट होगा। लेकिन वो लड़का भी आकाश फैकल्टी का कोई ऐरा गैरा स्टूडेंट नहीं था। वो पलक झपकते ही खुद को रिकवर करता है और अपनी पूरी बॉडी का वजन यूज करके ली सियोन को दबोच लेता है। वो ली सियोन के ऊपर भयंकर प्रेशर डाल रहा था ताकि वो उसे जमीन पर गिरा सके। ली सियोन एकदम गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। वो उस लड़के की इस भयंकर और इम्पॉसिबल ताकत से सच में सरप्राइज हो गया था। उन दोनों के बीच फिजिकल ताकत का जो गैप था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ली सियोन का ये कमजोर शरीर उस लड़के का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ली सियोन अब हार जाएगा और वो लड़का उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेगा। लेकिन दोस्तों, तभी पूरी की पूरी बाजी एकदम से पलट जाती है। वो पीला बालों वाला लड़का अचानक से अपना बैलेंस खो बैठता है। भाई ये क्या हुआ? किसी को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन इस तबाही का असली राज ली सियोन की कलाई पर बंधा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जब ली सियोन नीचे की तरफ गिर रहा था तो उसने एकदम चालाकी से अपने उस ब्रेसलेट की खतरनाक स्किल एक्टिवेट कर दी थी जिसका नाम था बर्स्ट डेटोनेशन। वो ब्रेसलेट अचानक से एक बहुत ही भयंकर और इंटेंस नीले रंग की रोशनी से चमकने लगता है। उस ब्रेसलेट से ग्रेविटी की एक बहुत ही खूंखार एनर्जी वाली लहर बाहर निकलती है जो उनके आसपास के पूरे एरिया का वजन और फोर्स एकदम से बदल कर रख देती है। एक बहुत ही जोरदार धमाके की आवाज आती है। ली सीन उस ग्रेविटी वाली भयंकर ताकत का यूज करके उस पीले बालों वाले नमूने को एकदम बेरहमी से जमीन पर पटक देता है। उसने उस लड़के के ही अटैक को पलटकर उस पर मार दिया था और लड़ाई का पूरा कंट्रोल ली सियोन के हाथों में था। लेकिन दोस्तों, इस खतरनाक स्किल को अचानक से यूज करने की वजह से ली सियोन की हालत भी खराब हो गई थी। इस एक अटैक ने उसका सारा स्टेमिना चूस लिया था और वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। लेकिन जो भी हो, लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। वो पीला बालों वाला लड़का जमीन पर एकदम बेसुध पड़ा हुआ था। उसे एक ऐसी टेक्निक से हराया गया था जिसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। इतनी भयंकर थकान के बाद भी जीत अपने लिसून की ही हुई थी। वो लड़का एकदम हारा हुआ जमीन पर पड़ा था और उसकी ठुड्डी से खून की एक पतली सी धार बह रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी बुरी तरह से हार चुका है। उसके ठीक बगल में अपना लीसीन भी जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी भी सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही कातिलाना और रोस्ट करने वाली स्माइल थी। वो एकदम चिल मारते हुए और मजे लेते हुए उस लड़के से कहता है कि भाई, मैं बस तुमसे थोड़ा सा ज्यादा फास्ट निकला, क्या कहते हो? ली सिंह ने सबके सामने ये साबित कर दिया था कि लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ जानवरों जैसी ताकत नहीं, बल्कि तेज दिमाग की भी जरूरत होती है।
और उसने अपने इसी टैलेंट के दम पर अपनी जगह बना ली थी। जमीन पर लेटे लेटे लीसीन अपने उस अटैक के बारे में सोच रहा था। वो एलीट स्टूडेंट अपने घुटनों के बल बैठकर अपनी चोट खाई हुई टांग को चेक कर रहा था, और उधर वो इंस्ट्रक्टर मा ग्वानसू अपने हाथ बांधे हुए ये सारा नज़ारा एकदम शांति से देख रहा था। तभी अचानक से मा ग्वानसू की वो भारी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती है। वो उन सबको वहां से निकल जाने का ऑर्डर देता है। ये सुनते ही वो पीले बालों वाला लड़का एकदम झटके से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो एकदम घबराते हुए उस इंस्ट्रक्टर को उसकी वो प्रॉमिस याद दिलाता है कि सर, आपने कहा था कि अगर मैं जीता तो आप मुझे सिखाएंगे। ये सुनकर अपना लीसीन एक बहुत ही चालाक स्माइल के साथ खड़ा होता है। वो एकदम मजे लेते हुए पूरी सिचुएशन को पलट देता है और उस लड़के को सरेआम रोस्ट करते हुए कहता है कि भाई, क्योंकि मार तो मैंने तुझे मारी है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि तुझे मुझे सिखाना चाहिए, बल्कि मुझे तुझे सिखाना चाहिए। तभी माँ ग्वानसू बीच में बोल पड़ता है। वो एकदम सीरियस टोन में उस लड़के की बेइज्जती करते हुए कहता है कि भाई, ये बहुत ही ज्यादा शर्म और बेइज्जती की बात है कि आकाश फैकल्टी का सबसे टॉप स्टूडेंट बोरसिप्पा के एक मामूली से फर्स्ट ईयर कैडेट से इतनी बुरी तरह हार गया। और दोस्तों, ये बात सुनते ही उस पीले बालों वाले लड़के के चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ जाता है। उसकी नाक से खून बह रहा था और वो इस भयंकर बेइज्जती से एकदम सदमे में चला गया था। लेकिन भाई, उस भयंकर प्रेशर के बाद भी उसके अंदर की वो आग और डिटर्मिनेशन खत्म नहीं होती है। वो बुढ़ा मागवानसू एक लंबी सांस छोड़ता है और फाइनली उसकी जिद के आगे हार मान लेता है। वो कहता है कि चल ठीक है, कम से कम मुझे इस फालतू और यूजलेस लड़के को इतना तो लायक बनाना ही पड़ेगा कि ये खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये बात सुनते ही उस लड़के का चेहरा एकदम खुशी के मारे चमक उठता है, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो कड़क और सीरियस इंस्ट्रक्टर बहुत ही ठंडी आवाज में उसे इन्फॉर्म करता है कि मैं तुझे एक टाइम भेजूंगा और तुझे एकदम उसी टाइम पर ट्रेनिंग के लिए प्रेजेंट होना है। वो लड़का खुशी के मारे पागल हो रहा था और वो एकदम जमीन तक झुककर बहुत ही ओवर एक्टिंग करते हुए उस बुढ़े को थैंक्स बोलता है। माँ ग्वानसू के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो एकदम इग्नोर मारते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, अब तू यहाँ से दफा हो जा। जैसे ही वो लड़का वहां से जाने के लिए मुड़ता है, अपना लीसीन बीच में एंट्री मारता है और कहता है कि सर, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अब वो दोनों उस ट्रेनिंग रूम में एकदम अकेले थे। उन दोनों के हाथों में लकड़ी की वो प्रैक्टिस सोर्ड्स थीं। एमा ग्वानसू एकदम सीरियस होकर ली सेउन से कहता है कि मुझे वो टेक्निक दिखा जो तूने रिकार्डो के खिलाफ यूज की थी। ली सेउन बिना कोई टाइम वेस्ट किए या बिना कोई सवाल पूछे तुरंत रेडी हो जाता है। ली सेउन अपना पूरा फोकस और कंसंट्रेशन एक जगह लगा देता है। उसकी नज़रें एकदम किसी चील की तरह शार्प हो जाती हैं और वो अपने उस जानलेवा अटैक के लिए खुद को रेडी करता है। उसकी वो सुनहरी आंखें एक बहुत ही भयंकर और खूंखार चमक के साथ ग्लो करने लगती हैं। वो अपना पोस्चर एकदम नीचे करता है और उसकी स्वॉर्ड की धार पर रोशनी चमक रही थी। पलक झपकते ही ली सेउन एक ऐसी इम्पॉसिबल और अंधा कर देने वाली स्पीड के साथ आगे की तरफ डेश मारता है कि कोई नॉर्मल इंसान तो उसे देख भी ना पाए। लेकिन दोस्तों, माँ ग्वानसू कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो एक एस रैंक मॉन्स्टर था। वो बुढ़ा ली सून की उस भयंकर स्वॉर्ड को एकदम नंगे हाथों से बीच में ही रोक लेता है। ली सून का चेहरा एकदम शॉक और हैरानी से भर जाता है। माँ ग्वानसू उसे एक्सप्लेन करता है कि तेरी ये जो टेक्निक है ना, ये सिर्फ पहली नज़र में किसी को मारने के लिए है। वो कहा। वो उसकी टेक्निक को एकदम सरेआम रोस्ट करते हुए कहता है कि माना कि तेरा ये कॉन्सेप्ट और आइडिया बहुत तगड़ा है, लेकिन तूने जिस तरह से इसे यूज़ किया है वो एकदम फालतू और घटिया है। पहले अटैक के बाद ये टेक्निक तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ये सब सुनकर ली सियुन अपने मन ही मन बहुत ही चालाकी से मुस्कुरा रहा था। वो इंस्ट्रक्टर एकदम गुस्से में बड़बड़ाता है कि अगर किसी और गधे ने तुझे ये टेक्निक इतने घमंड के साथ सिखाई होती ना, तो कसम से मैं उसके हाथ पैर तोड़ देता। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी आयरनी और मजे की बात तो ये थी कि अपनी पिछली लाइफ में खुद इसी बुढ़े माँ ग्वानसू ने ही लीसून को इस टेक्निक के बेसिक्स सिखाए थे। लेकिन तभी वो बुढ़ा एक ऐसा भयंकर और अनएक्सपेक्टेड ऑफर देता है कि लीसून भी शॉक हो जाता है। वो लीसीन से प्रॉमिस करता है कि मैं तेरी इस बॉडी को इतना खतरनाक और परफेक्ट बनाऊंगा कि ये तेरी इस टेक्निक को एकदम आराम से झेल सके। वो कसम खाता है कि वो दोनों मिलकर इस टेक्निक को एकदम टॉप लेवल पर ले जाएंगे और इसे परफेक्ट बनाएंगे। लीसीन भी बहुत शातिर था। वो तुरंत इस मौके का फायदा उठाता है और मजे लेते हुए पूछता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरा आपकी क्लास में एडमिशन हो गया है? वो बुढ़ा उस लड़के की इस चालाकी और स्मार्टनेस को देखकर एकदम स्पीचलेस हो जाता है और उसे बेमन से हाँ बोलना पड़ता है। अपना मिशन सक्सेसफुल होने के बाद लीसीन बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ उस बुढ़े के सामने झुकता है और कहता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं अब चलता हूँ।
माँ ग्वानसु उसे जाते हुए घूर रहा था। वो अपनी जीभ से एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ निकालता है और सोचता है कि ये लड़का तो एकदम सीधा मुंह पर बात करता है, ये किसी से डरता नहीं है। जब लीसीन बाहर उस एकेडमी के बड़े से ग्राउंड में चल रहा था, तो पीछे से वो पीले बालों वाला लड़का भागते हुए आता है और उसे आवाज़ लगाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी देर से बस लीसीन का ही वेट कर रहा था। लीसीन थोड़ा सा सरप्राइज होकर रुक जाता है कि भाई ये लड़का अभी तक घर क्यों नहीं गया। वो पीला बालों वाला नमूना एकदम हाँफते हुए और एक्साइटमेंट के साथ उसके पास पहुंचता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ देना है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ली सीन को एक बहुत ही फैंसी और डार्क ब्लैक कलर का इनविटेशन कार्ड देता है, जिस पर लाल रंग की सील लगी हुई थी। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं था। ये नोब्लेस नाम के एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और प्राइवेट ग्रुप का इनविटेशन था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बड़ी और अमीर फैमिलीज के कैडेट्स ही जा सकते थे। इस कार्ड को देखते ही लीसीन के दिमाग में तुरंत एरिका का नाम आता है। वो समझ जाता है कि ये वही कार्ड है जो एरिका उसे देना चाहती थी। वो लड़का बहुत ही ऑनेस्टली बताता है कि माना कि इन पार्टीज में बहुत सारे फालतू और घमंडी लोग आते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ली सिंह को ये सब ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो इस कार्ड को लेने से मना करने लगता है और सोचता है कि क्या मुझे सच में इस फालतू चीज में पड़ना चाहिए। लेकिन वो लड़का एक बहुत ही जेन्युइन और दिल से निकली स्माइल के साथ जिद करता है। वो कहता है कि प्लीज़ इसे रख लो, ये मेरी तरफ से एक थैंक यू है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे उस खूंखार बुड्ढे की क्लास में एडमिशन मिल पाया है। फाइनली ली सीन उस इनविटेशन को एक बहुत ही चालाक स्माइल के साथ एक्सेप्ट कर लेता है और उसे बस थैंक्स बोल देता है। जब ली सीन वहाँ से आगे बढ़ता है, तो वो अपने दिमाग में अपने पूरे स्टडी प्लान को कैलकुलेट कर रहा था। वो सोचता है कि मैंने बैरियर आर्ट्स और बॉडी कंट्रोल वाली क्लास में तो एडमिशन ले लिया है, लेकिन अब मुझे बोर्सिपा फैकल्टी की तरफ से एक और सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। वो अपने ऑप्शंस को एनालाइज करता है कि क्या लूँ, कर्सेस, एल्केमी या फिर एन्चांटमेंट। लेकिन दोस्तों, वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से कोई पीछे से आकर उसके हाथ को बहुत जोर से पकड़ लेता है। ली स्यून के कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। वो इस अचानक हुए हमले से एकदम सरप्राइज था। उसकी वो सुनहरी आंखें एकदम शौक के मारे फैल जाती हैं जब वो देखता है कि उसे किसने रोका है। उसके सामने एक बहुत ही अजीब सी लड़की खड़ी थी, जिसके बाल लाल रंग के थे और उसकी आंखें एकदम भयंकर और चमकते हुए हरे रंग की थीं। उस लड़की की नज़रें एकदम पागलों की तरह उस इंक स्पाइडर ब्रेसलेट पर चिपकी हुई थीं जो ली स्यून ने पहन रखा था। वो एकदम इंटेंस और खूंखार आवाज में पूछती है कि क्या ये ब्रेसलेट तूने बनाया है। भले ही उस लड़की ने ली सीन के हाथ को बहुत ही जोर से जकड़ रखा था, लेकिन ली सीन एकदम रिलैक्स रहता है। वो बहुत ही एटीट्यूड और इग्नोरेंस के साथ जवाब देता है कि हाँ, मैंने ही बनाया है तो क्या हुआ। उस लाल बालों वाली लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम पागलों जैसे हो गए थे। उसके नुकीले दांत बाहर आ गए थे और वो एक बहुत ही खूंखार स्माइल के साथ ली सीन को ऑफर देती है कि वो उसके इस ब्रेसलेट पर एन्चांटमेंट करना चाहती है। और ठीक उसी पल ली सीन के सामने हवा में सिस्टम का एक नीले रंग का नोटिफिकेशन आ जाता है। उस पर लिखा था कि टारगेट लिया क्लॉडेल के साथ एक नया बॉन्ड बन चुका है। ये नाम सुनते ही ली शून के दिमाग की घंटी बज जाती है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की यादें आने लगती हैं। ली क्लाडेल कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी भाई। ये जीनियस लोगों के बीच भी एक महा जीनियस थी। ये एक ऐसी लेजेंड थी जो लेजेंडरी वेपन्स बना सकती थी और सिर्फ अपने एन्चेंटमेंट के दम पर किसी भी वेपन का ग्रेड सीधे 2 लेवल तक बढ़ा सकती थी। इस लड़की ने अकेले ही पूरी एन्चेंटमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था और आज वही लेजेंडरी लड़की ली सी के एकदम सामने खड़ी थी और उसके बनाए हुए एक रेयर ग्रेड के भारी मटेरियल को देखकर पागलों की तरह इम्प्रेस हो रही थी। अब सीन कट होता है और वो दोनों अकेडमी के एक कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। ली एकदम फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ उस ब्रेसलेट को चेक कर रही थी। वो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रही थी कि वो इस पर कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई कर सकती है। वो उस वेपन में इतनी ज़्यादा खो चुकी थी कि अचानक से वो एकदम पैनिक करने लगती है। वो पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगती है और खुद से पूछती है कि भाई मैं अब क्या करूं। उधर अपना ली सीन एकदम चिल मारते हुए अपनी ड्रिंक पी रहा था। वो नोटिस करता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा अजीब और सनकी है। वो बहुत ही शांति से उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या ये वेपन अच्छा नहीं बना है। लिया एकदम से अपना सिर हिलाती है और कहती है कि अरे नहीं, बात ये नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि ये वेपन इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि मैं इस पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चाहती हूँ। वो शौक में थी कि एक इतने भारी और ख़तरनाक मटेरियल से बने होने के बाद भी इस वेपन की कंपैटिबिलिटी एकदम इम्पॉसिबल लेवल पर है। वो कहती है कि मेरे दिमाग में इतने सारे फॉर्मूले आ रहे हैं जो मैं इस पर लगा सकती हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा
कि मैं कौन सा चुनूं। ये बात सुनकर लीसीन के चेहरे पर एक बहुत ही स्वैग वाली स्माइल आ जाती है। वो समझ जाता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है। वो ली के उस पैनिक को बीच में ही रोकते हुए सिर्फ एक लाइन बोलता है कि मेरे पास ऐसे और भी हैं। ये सुनते ही ली की तो बोलती ही बंद हो जाती है। ली सीन इतने पर ही नहीं रुकता, वो आगे मजे लेते हुए बोलता है कि हाँ, और तुम्हें इसमें रेजोनेंस वाले फेनोमेनन को भी ध्यान में रखना होगा। ये नई इन्फॉर्मेशन सुनते ही ली का चेहरा एकदम खुशी के मारे लाल हो जाता है और वो एक्साइटमेंट के मारे कांपने लगती है। उसे समझ आ गया था कि अब उसके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए एकदम इन्फिनिट चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों, तभी उनके इस मस्त से मोमेंट के बीच में एक बहुत ही बड़ा कबाब में हड्डी आ जाता है। एक नीले और खड़े बालों वाला लड़का एकदम एटीट्यूड में उनके टेबल के पास आता है और लीसीन से उसकी आइडेंटिटी पूछता है। लीसीन बहुत ही शांति से खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो बोरसिप्पा फैकल्टी का फर्स्ट ईयर का टॉप स्टूडेंट है। वो नीले बालों वाला लड़का ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है कि ये लड़का सिर्फ फर्स्ट ईयर का है, और फिर वो एकदम चौड़ में बताता है कि वो एन्चांटमेंट डिपार्टमेंट के थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। वो नमूना लिया को एकदम इग्नोर मार देता है, जैसे वो वहाँ है ही नहीं। वो सीधा ली सिंह को घूरते हुए उसे ऑर्डर देता है कि चुपचाप मेरे पीछे आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ली सीन उसे एक ही नज़र में पहचान लेता है कि ये तो उसी एरिका का पालतू कुत्ता यानी उसका सबॉर्डिनेट है। लिया को इस तरह बीच में डिस्टर्ब होना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो एकदम गुस्से में उस नीले बालों वाले लड़के पर भड़क जाती है और बोलती है कि क्या तुझे अंधापन है, दिख नहीं रहा कि हम लोग यहाँ कोई ज़रूरी बात कर रहे हैं। ली सीन मामले को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वो एकदम रिलैक्स होकर उस लड़के से कहता है कि तुझे जो भी बोलना है यहीं बोल दे। वो चमचा एकदम सुपीरियरिटी वाले एटीट्यूड में लीसिंग से डिमांड करता है कि तूने लेडी एरिका के दिए हुए उस इनविटेशन कार्ड को फाड़कर उनकी जो सरेआम बेइज्जती की है, उसके लिए तुझे अभी इसी वक्त माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ली सियोन एकदम ठंडे दिमाग से उसे जवाब देता है कि भाई, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। खुद लेडी एरिका ने ही मुझे चैलेंज किया था कि अगर हिम्मत है तो इसे तोड़ कर दिखाओ। ये लॉजिक सुनकर उस चमचे की बोलती तो बंद हो जाती है, लेकिन वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि वो बात अलग थी, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है क्योंकि तूने उस दूसरे लड़के का वो नोब्लेस वाला इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट कर लिया है। ली सीन एकदम बोर होकर एक लंबी सांस छोड़ता है और सीधा मुंह पर पूछता है कि सच सच बता, क्या तुझे एरिका ने यहाँ भेजा है? वो लड़का एकदम साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, ये मेरा खुद का डिसीजन है। लेकिन उसके बगल में बैठी ली को उसकी इस फालतू कहानी पर 1% भी यकीन नहीं होता। वो एकदम रोस्ट करने वाली स्माइल के साथ उसे सीधा झूठा बोल देती है। वो सरेआम उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है कि पूरी एकेडमी में ऐसा कौन सा गधा है जिसे ये ना पता हो कि तू उस इनो फैमिली का एक पालतू नौकर है। ली की ये बात उस लड़के के दिल पर एकदम तीर की तरह लगती है। अपनी सरेआम बेइज्जती होने पर वो नौकर एकदम गुस्से में पागल हो जाता है। उसके शरीर से एक बहुत ही डार्क और खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वो ली स्यून को धमकी देते हुए कहता है कि तू खुद को बहुत बड़ा 30 मार खां समझता होगा, लेकिन असलियत में तू सिर्फ एक गुजरे हुए कल का हीरो है। लेकिन अपना ली स्यून कहाँ इन धमकियों से डरने वाला था। वो एकदम बिना किसी टेंशन के जवाब देता है कि भाई, इस बैबल एकेडमी में मेरे जैसे और मुझसे भी ज्यादा खतरनाक बहुत लोग भरे पड़े हैं। उसकी वो ठंडी और सीरियस नजरें उस चमचे को अंदर तक जला रही थीं। जब उस नौकर का गुस्सा और प्रेशर एकदम लिमिट पार कर जाता है, तो ली सीन बहुत ही सार्कास्टिक वे में मजे लेते हुए पूछता है कि भाई, तू ये अपनी लाइफ की दुख भरी कहानी मुझे क्यों सुना रहा है? ये ताना सुनकर उस नौकर का दिमाग एकदम फट जाता है। वो गुस्से में एक भयंकर चीख मारता है और अपनी पूरी पावर एकदम से रिलीज कर देता है। दोस्तों, ली सीन का रिएक्शन एकदम बिजली की तरह फास्ट था। वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए तुरंत ली को पकड़ता है और उसे खींचकर पीछे कर लेता है। अगले ही पल हवा में एक बहुत ही डरावने और खूंखार भूतिया भेड़िए का जबड़ा बनता है, जो सीधा उन दोनों को फाड़ खाने के लिए उन पर झपटता है। उस अटैक की शॉकवेव इतनी भयंकर थी कि वो उन दोनों को पीछे की तरफ धकेल देती है। लेकिन इन सब के बीच भी अपना ली सीन एकदम कूल था। वो उस पीछे धकेले जाने वाले टाइम में भी अपने दुश्मन की उस खूंखार टेक्निक को एकदम डीपली एनालाइज कर रहा था। तब अपना ली सीन एकदम चिल मारते हुए हवा में ही उस दुश्मन की टेक्निक को एनालाइज कर रहा था। वो तुरंत समझ जाता है कि ये सिर्फ प्योर माना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा इल्यूजन है जो अटैक भी कर सकता है, और इसे बनाने के लिए एक डैगर का यूज किया गया है। ये सच जानकर उस नौकर की तो हवा ही टाइट हो जाती है। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगता है और वो हकलाते हुए पूछता है कि तुझे ये कैसे पता चला? ली सियोन बहुत ही स्मूथली जमीन पर लैंड करता है
और अपने हाथ पर बची हुई उस एनर्जी को एकदम गौर से देखता है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खूंखार और शिकारी वाली स्माइल आ जाती है और उसके शरीर से एक भयानक लाल रंग का ऑरा बाहर निकलने लगता है। वो एकदम मजे लेते हुए कहता है कि भाई तेरे इस अटैक से जो आवाज़ आई ना, वो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस थी। और तभी हवा में सिस्टम का एक नीले रंग का नोटिफिकेशन पॉपअप अप होता है, जिस पर लिखा था कि ग्लूटोनस आयरन वाला बॉन्ड एक्टिवेट हो चुका है। ये देखते ही उस नौकर की तो पैंट गीली हो जाती है। वो पैनिक करने लगता है क्योंकि उसका वो डैगर पूरे 1 मिलियन का था। उधर अपना लीसीन उस पावर के मजे ले रहा था। वो सोचता है कि भाई अगर किसी चीज़ का टेस्ट इतना लाजवाब होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा ध्यान उस पर जाएगा ही। सिस्टम उस ग्लूटेनस आयरन की डिटेल दिखाता है कि ये रेयो ईना के साथ बने हुए बॉन्ड से मिली एक बहुत ही हाई लेवल की पावर है, जो किसी भी लोहे को छूते ही उसे खा जाती है और उसे पूरी तरह से गलाकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ली सिन बिना कोई रहम खाए अपनी बर्स्ट डेटोनेशन वाली टेक्निक रिलीज कर देता है। एक बहुत ही जोरदार एनर्जी का धमाका अपनी चपेट में ले लेता है। वो बेचारा नौकर उस भयंकर इम्पैक्ट को झेल ही नहीं पाता और सीधा अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। वो पूरी तरह से हार चुका था। ली सीन एकदम सीना तान कर उसके सामने खड़ा था और उसके बगल में ली भी एकदम सेफ थी। उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई थी। ये सारा क्लेश खत्म होने के बाद ली तुरंत अपने उसी पुराने और चुलबुले अवतार में वापस आ जाती है। अपना ली सीन उस जमीन पर पड़े हुए कचरे यानी उस नौकर को एकदम इग्नोर मारता है और ली की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या तुम मुझे एन्चेंटमेंट डिपार्टमेंट की कोई तगड़ी सी क्लास रिकमेंड कर सकती हो। ये सुनते ही ली की आंखें एकदम एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं। वो उसे एंशिएंट एन्चेंटमेंट वाली क्लास रिकमेंड करती है और आंख मारते हुए कहती है कि वहाँ तुम्हें ली क्लैडेल नाम की एक बहुत ही कमाल की और टैलेंटेड स्टूडेंट मिलेगी। वो खुद अपनी ही तारीफ कर रही थी। इस भयंकर लड़ाई के बाद का सीन आता है। एरिका का वो पालतू नौकर एक सुनसान गली से गुजर रहा था और उस कॉम्बैट में कुटे जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रहा था। वो अपने आप में ही लीसीन को गालियां पड़ रहा था और अपनी भयंकर हार के बाद अपनी एनर्जी रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। वो अभी भी लीसीन की उस कमाल की और इम्पॉसिबल टेक्निक के बारे में ही सोच रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज़ उसे टोकती है। एक मिस्टीरियस लड़की उस नौकर से बोलती है कि क्या तुम मुझे वो डैगर दिखा सकते हो जो तुमने अभी लड़ाई में यूज़ किया था। वो नौकर पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी बॉस लेडी एरिका इनो थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम पत्थर जैसे थे, जिन्हें पढ़ पाना एकदम इम्पॉसिबल था। वो बस उस नौकर के जवाब का वेट कर रही थी। वो घबराया हुआ नौकर बिना कोई नाटक के बहुत ही आराम से वो डैगर अपनी लेडी के हाथ में दे देता है। एरिका उसे बहुत ही केयरफुली पकड़ती है और उसका सारा फोकस उसी वेपन पर था। वो उस ब्लेड को एकदम गहराई से एग्जामिन करती है और अपने मन में डिसाइड करती है कि ये डिस्कवरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इसके बारे में अपने भाई को बताने के बजाय सीधा अपनी फैमिली के हेड को इन्फॉर्म करेगी। वो नौकर एकदम कंफ्यूज खड़ा था कि भाई ये लेडी आखिर कर क्या रही है। एरिका नोटिस करती है कि उस वेपन पर एक एंटी कॉन्फिस्केशन वाला एन्चेंटमेंट लगा हुआ है, जो किसी भी ऐसे आइटम के लिए एकदम नॉर्मल बात है जिसे एक मीडियम की तरह यूज किया जाता है। लेकिन तभी एरिका के माथे से पसीने की एक बूंद नीचे गिरती है। जब उसका दिमाग इस बात को प्रोसेस करता है कि आखिर ली सियोन ने उस लड़ाई में किया क्या है, वो एकदम शॉक में सोचती है कि क्या सच में उस लड़के ली सियोन ने प्रोफेसर रॉबर्ट की थ्योरी और अपनी खुद की मैजिक पावर का यूज करके एक एकदम नई और इस नौकर को काउंटर करने वाली एबिलिटी बना दी है। वो अपने मन में कैलकुलेट करती है कि ली सीन का नई टेक्निक्स बनाने का टैलेंट पक्का एस रैंक या उससे भी ऊपर का है और उसकी मैजिक पावर ए रैंक की है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अपना ली सीन एकदम चिल मारते हुए अपनी क्लास में बैठा हुआ था कि तभी अचानक से उसके सामने सिस्टम का एक नीले रंग का विंडो पॉपअप अप होता है, जो उसे इन्फॉर्म करता है कि टारगेट एरिका इनो के साथ एक नया बॉन्ड बन चुका है। ये न्यूज़ ली सियोन के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड थी। वो तुरंत अपना दिमाग दौड़ाता है और समझ जाता है कि जब वो उस नौकर की चटनी बना रहा था तब पक्का ये लड़की एरिका छुपकर उनकी लड़ाई देख रही थी। ये बात समझते ही ली सीन का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर मार देता है। वो सोचता है कि चलो जो भी हो, कम से कम मुझे इसके बदले में काफ़ी तगड़ा माल मिल गया है। वो अपने हाथ में आए हुए उन नए डैगर्स को चेक करता है जो उसने हासिल किए थे। वो सोचता है कि माना कि ये अभी एकदम रफ और बेकार कंडीशन में है, लेकिन अगर मैं किसी स्पिरिट मैस की हेल्प लूँ तो मैं इन्हें एकदम टॉप क्लास बना सकता हूँ। अब सीन सीधा क्लासरूम में ही कंटिन्यू होता है। अपना ली सीन अपनी सीट पर बैठा हुआ बहुत ही ज़्यादा बोर और निराश फील कर रहा था। वो बेचारा प्रोफेसर किम इन चोल की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन वहाँ जाकर
उसे वही पुरानी और घिसी पिटी थ्योरी सुनने को मिल रही थी जो उसे पहले से ही रटी हुई थी। और तभी क्लास के एकदम सामने वो बहुत ही कड़क और सीरियस लुक वाले प्रोफेसर केम अपनी जगह से खड़े होते हैं।